अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज हम एक और लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे ई-केट का। तो आज हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनकी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? इट इज़ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यानी n इज इक्वल टू C अपॉन V। C मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। आपको पता होगा कि लाइट की सबसे ज़्यादा स्पीड जो होती है वो वैक्यूम में होती है, तो C हमेशा V से ज़्यादा होगा, इसलिए कहते हैं फॉर एनी मीडियम इट इज़ ग्रेटर देन 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम की हमेशा 1 से ग्रेटर होती है। उसका रीज़न मैंने बताया है कि C ज़्यादा होता है, V कम होता है। अगर आप एयर की बात करेंगे तो एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होगी, क्योंकि जितनी स्पीड लाइट की वैक्यूम में होती है उतनी ही एयर में होती है। The speed of light is high in vacuum, that is 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड। ठीक है। उसके बाद एक फेनोमेना है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या है? तो हम कहते हैं द बेंडिंग ऑफ लाइट टुवर्ड्स नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो या तो वो बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल होती है या तो वो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल होती है। इस फेनोमेना को कहते हैं रिफ्रैक्शन। द बेंडिंग when it goes from one medium to another, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी। अब सपोज करें ऊपर एक मीडियम है, नीचे दूसरा मीडियम है, तो ये देखें लाइट जो है ये लाइन है, इसको हम नॉर्मल कहते हैं। अब ये लाइट देखें बेंड हो गई टुवर्ड्स नॉर्मल, और यहाँ पे ये बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई, तो इस फेनोमेना को कहते हैं रिफ्रैक्शन। अब याद रखिएगा, आपको कैसे पता चलेगा कि ये लाइट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल होगी या अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी? तो याद रखिएगा, जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी, रेयर से जब डेंसर में जाएगी तो वो बेंड होगी टुवर्ड्स नॉर्मल। मैंने लिखा है When light goes from rare medium to denser medium it will bend towards normal। जैसे लाइट अगर एयर से वाटर में जा रही है, एयर कौन सा मीडियम है? डेंस एयर जो है वो रेयर मीडियम है, वाटर डेंसर मीडियम है। तो जब रेयर मीडियम से डेंसर में जाएगी तो बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल होगी। इसी तरीके से व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और जब लाइट ये ऊपर वाला डेंसर है, नीचे वाला रेयर है, जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। ये स्पीड का कम या ज़्यादा होने से होता है। ठीक है। तो लाइट जब वाटर से एयर में जाएगी तो वाटर में लाइट की स्पीड कम होगी, एयर में ज़्यादा होगी, इसलिए हम कहेंगे बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट जो है डिस्कशन है क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या होता है थोड़ा समझ लें। देखें, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो कुछ लाइट रिफ्रैक्ट होती है, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होती है। या रिफ्रैक्ट हो गई या रिफ्लेक्ट हो गई। पर कभी कभी क्या होता है कि जब हमारी लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो कभी कभी ये होता है कि लाइट हमारी दूसरे मीडियम में नहीं जाती, बल्कि सारी की सारी लाइट रिफ्लेक्ट होकर ओरिजिनल मीडियम में आ जाती है। तो अब आप समझें, जब हमारी इंसिडेंट एंगल, ये देखें जब हम डेंसर से रेयर में जा रहे हैं तो ये हमारी एक एंगल थी और आपने देखा ये बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा। अगर हमने एंगल को और बढ़ाया तो ये रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ 90 डिग्री बनाएगा। अगर हम इसको और बढ़ाएंगे तो अब ये लाइट दूसरे मीडियम में नहीं जाएगी, बल्कि सारी की सारी लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो अब बात समझें, द इंसिडेंट एंगल एट विच रिफ्रैक्टेड रे मेक्स एन एंगल 90, यानी वो इंसिडेंट एंगल जिस पे रिफ्रैक्टेड रे 90 डिग्री की एंगल बनाता है नॉर्मल के साथ, उसको कहते हैं क्रिटिकल एंगल। अब क्रिटिकल एंगल जब हम समझते हैं, जैसे यहाँ देखें ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, तो ये एक ऐसी एंगल है जहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ 90 डिग्री की एंगल बना रहा है, तो इस एंगल को कहेंगे क्रिटिकल एंगल। अब बात समझें, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम एट एन एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल देन ऑल लाइट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक टू द denser medium. This phenomena is called the total internal reflection। यानी अगर हम
सपोज करें ये क्रिटिकल एंगल थी तो सारी लाइट यहाँ आ गई, पर जब हम क्रिटिकल एंगल से बढ़ाएंगे तो सारी की सारी लाइट डेंसर मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इस प्रोसेस को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जैसे यहाँ देखें ये एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है तो सारी की सारी लाइट देखें डेंसर मीडियम में वापस चली गई है, रेयर मीडियम में कोई भी लाइट नहीं जा रही। याद रखिएगा क्रिटिकल एंगल हमेशा तब, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमेशा तब होती है जब लाइट डेंसर से रेयर में जाएगी, पर जब रेयर से डेंसर में जाएगी तो फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हो सकती। ठीक है। अच्छा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए दो बातें इंपॉर्टेंट हैं। जैसे फाइबर ऑप्टिक्स कम्युनिकेशन होती है तो फाइबर ऑप्टिक्स में जो कम्युनिकेशन होती है वो कौन से प्रिंसिपल पे होती है, तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे होती है। इसी तरीके से एक होता है मायरेज। अब ये मायरेज क्या होता है, जब आप किसी रोड पे चलते हैं, गाड़ी में चलते हैं तो आपको ऐसे लगता है कि रोड के ऊपर किसी ने पानी डाल दिया है, हालांकि ये पानी नहीं होता है, ये एक ऑप्टिकल फेनोमिना होता है, इसको कहते हैं मायरेज। और ये मायरेज किसकी वजह से बनता है, मेरठ यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन भी आया है, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से बनता है। इसके बाद हम आते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे। रिफ्लेक्शन क्या है, वो रिफ्रैक्शन था, ये रिफ्लेक्शन है। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर अ पॉलिश सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो कुछ लाइट वापस उसी मीडियम में बैक हो जाती है और इस फेनोमेना को कहते हैं रिफ्लेक्शन। और यहाँ पे हम लॉज भी डिस्कस करेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये है कि इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। जिस एंगल से इंसिडेंट होगा उस एंगल से रिफ्लेक्टेड होगा, ये है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब काम की बात सुने। काम की बात यह है कि when light bounce off from denser medium, जब लाइट डेंसर मीडियम से बाउंस करेगी या डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होगी ना, ये देखें, अगर ये ऊपर वाटर है नीचे एयर है, आपको पता है वाटर जो है, या ऐसे समझें ये एयर है और नीचे ये वाटर है। अब ये लाइट कहाँ से रिफ्लेक्ट हुई है, ये लाइट वाटर से रिफ्लेक्ट हुई है। तो जब लाइट डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होगी उसमें फेज रिवर्सल आएगा 180 डिग्री का, पर जब लाइट रेयर मीडियम से रिफ्लेक्ट होगी तो उसमें फेज रिवर्सल नहीं आएगा। तो लिखा है व्हेन लाइट बाउंस ऑफ फ्रॉम डेंसर इट अंडरगोज अ फेज रिवर्सल ऑफ 180 डिग्री। अब ये टॉपिक करवाने का हमारा मतलब क्यों था, क्योंकि एक्चुअली हम आपको समझाना चाहते हैं इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म। व्हाट इज इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म, तो हम कहते हैं सोप बबल्स एंड ऑयल फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर आर कलरफुल ड्यू टू इंटरफेरेंस। जब आप देखेंगे, आपने देखा होगा कि अगर पानी में एक कतरा हम ऑयल का डाल दें और उस पर जब सन की लाइट पड़ती है तो हमें कलरफुल फ्रिंजेस नज़र आती हैं, या अगर किसी पानी में हम सोप डाल देते हैं तो उसके जो बबल्स बनते हैं वो भी कलरफुल बनते हैं। वो किसकी वजह से बनते हैं, वो इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म की वजह से बनते हैं। फिल्म का मतलब क्या होता है, सपोज करें ये ऊपर भी एयर है या ये ऊपर वाटर है, नीचे भी वाटर है, और इन दोनों के बीच में हमने छोटा सा लेयर एयर का बनाया है, तो हम कहेंगे ये एयर की फिल्म बन गई है। ठीक है। इसी तरीके से अब हम समझेंगे इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म। अब सपोज करें ये हमारा एयर है, एयर की हमने थिन फिल्म बनाई है, तो ये रे नंबर 1 है, ये रे नंबर 1 आएगा, ये रे नंबर 1 आएगा और ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब ये कहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ है, एयर से। एयर कौन सा मीडियम है, रेयर मीडियम है, तो इसका मतलब है इसमें फेज रिवर्सल नहीं आएगा क्योंकि ये एयर से रिफ्लेक्ट हो चुका है। इसी तरीके से ये जब अंदर आएगा तो अब ये रिफ्लेक्ट होगा किसी डेंसर मीडियम से, या समझें ये ऊपर वाटर है, ये भी वाटर है, तो रे नंबर 1 में फेज रिवर्सल नहीं आएगा क्योंकि ये एयर से रिफ्लेक्ट हुआ है। एयर एक किस्म का रेयर मीडियम है, और ये जब यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा तो ये वाटर से हो रहा है, वाटर डेंसर है, तो रे नंबर 1 में फेज रिवर्सल नहीं आया।
रे नंबर 2 में फेज रिवर्सल आया, तो एक रे में फेज रिवर्सल आ रहा है, दूसरे में फेज रिवर्सल नहीं आ रहा। इसकी वजह से जो हमारी कंडीशंस, जो मैक्सिमा की कंडीशन हमने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पढ़ी थी, वो यहाँ पे मिनिमा की कंडीशन हो जाएगी, और जहाँ पे हमने वो मिनिमा की पढ़ी थी यहाँ पे वो मैक्सिमा की हो जाएगी। क्यों हुआ है ऐसा? फेज रिवर्सल की वजह से। और फेज रिवर्सल क्यों आया है? क्योंकि लाइट डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हुई है। तो कंडीशन फॉर मैक्सिमा, तो मैक्सिमा की कंडीशन है 2nt। ये 2nt जो है ये यहाँ पे एक किस्म का पाथ डिफरेंस है। 2nt is the path difference. So when path difference is equal to m plus 1/2 lambda, this is the condition for maxima in thin films. And when path difference 2nt is equal to m lambda, this is the condition for minima. और मैंने क्लियर कट लिखा है the condition are reversed due to phase reversal. phase reversal की वजह से ये कंडीशन जो है वो रिवर्स हो गई हैं। तो आप ये नोट करें। हाँ, तो अब हम डिस्कस करेंगे न्यूटन रिंग्स। What are Newton rings? An air wedge can be formed between a plano-convex lens and a glass sheet. When this arrangement is illuminated, the colorful rings are observed, known as Newton's ring. एयर वेज हम बनाएंगे। एयर वेज उसको कहते हैं, यानी एयर की वो फिल्म जिसकी थिकनेस वेरी होती जाए। तो अब अगर आप देखें, हमारे पास एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है और उसको हमने गिलास शीट के साथ रखा है। अगर आप यहाँ इनके बीच में देखेंगे तो यहाँ पे एयर है, पर इस एयर की फिल्म हमने बनाई है, पर इसकी थिकनेस वेरी हो रही है। ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे देखेंगे तो थिकनेस इसकी 0 हो जाएगी। अब जब हम इस अरेंजमेंट को इल्यूमिनेट करेंगे, लाइट इंसिडेंट करवाएंगे, तो हमें सर्कुलर रिंग्स ऑब्जर्व होंगी, और इन रिंग्स को कहते हैं न्यूटन रिंग्स। ये रिंग्स बेसिकली क्यों बन रही हैं? तो ये रिंग्स बेसिकली इंटरफेरेंस की वजह से बन रही हैं। तो न्यूटन रिंग्स शोज द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अब कैसे देखें, सपोज करें ये एक रे है, ये इंसिडेंट हुआ, ये जब यहाँ से इसके बाद इसको एयर मिलेगी, यानी ये रेयर मीडियम से रिफ्लेक्ट हुआ, और ये फिर एयर के बाद डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हुआ, तो ये दो रेज आपस में इंटरफेरेंस करेंगे। तो जब इंटरफेरेंस करेंगे तो हमें ब्राइट फ्रिंज भी मिल सकती है, डार्क भी मिल सकती है, डिपेंड करेगा पाथ डिफरेंस पे। एक रे में फेज रिवर्सल नहीं आएगा, फिर रे नंबर 1 में फेज रिवर्सल नहीं आएगा क्योंकि वो एयर से रिफ्लेक्ट हुआ है, और रे नंबर 2 में फेज रिवर्सल आएगा क्योंकि वो डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पे भी जो मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन होंगी वही होंगी जो हमने इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म पढ़ी थी, क्योंकि एक में आ रहा है फेज रिवर्सल, दूसरे में फेज रिवर्सल नहीं आ रहा। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो रिंग बनेगी, इस रिंग का एक रेडियस होगा। तो रेडियस फाइंड करने का फार्मूला है रेडियस ऑफ nth ब्राइट रिंग। तो ब्राइट रिंग का रेडियस हमने फाइंड किया है, उसका फार्मूला हमने रखा है n-1/2 लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय r। पर अगर आपको डार्क रिंग का चाहिए, रेडियस ऑफ डार्क रिंग चाहिए, तो उसका फार्मूला कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे n-1 लैम्डा इंटू r, ये डार्क रिंग का होगा और ये ब्राइट रिंग का होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब एक बात आप और समझें कि ये जो रेडियस होगा, चाहे वो किसी भी रिंग का रेडियस हो, Rn इज इक्वल टू √2Tr। ये T जो है वो एयर की थिकनेस है, ठीक है, फिल्म की थिकनेस है। तो इसका मतलब है रेडियस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा T के साथ। जितनी हम थिकनेस को बड़ा करेंगे उतनी हमारी जो है, यानी रेडियस जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से Rn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस। जितना इस लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा होगा उतना रेडियस हमारा इंक्रीज होता जाएगा। तो ये था न्यूटन रिंग्स। न्यूटन रिंग्स में ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई न्यूटन रिंग्स क्यों बनती हैं। तो न्यूटन रिंग्स लाइट की इंटरफेरेंस को शो करती हैं, और आपसे रेडियस का फार्मूला पूछ सकते हैं, तो इसको आप देख लें। उसके बाद हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम कहते हैं माइकलसन इंटरफेरोमीटर।
माइकलसन इंटरफेरोमीटर पहले तो समझ लें ये करता क्या है, कहाँ पे यूज़ होता है। इट कैन बी यूज, इसको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर मेजरमेंट ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट सोर्स, लाइट सोर्स की वेवलेंथ फाइंड करने के लिए। फॉर मेजरमेंट द प्रिसाइज डिस्टेंस, छोटे छोटे से डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। इट वॉज यूज फॉर रिजेक्शन द कॉन्सेप्ट ऑफ ईथर, ईथर का जो कॉन्सेप्ट हमने रिजेक्ट किया था वो भी इस इंस्ट्रूमेंट की मदद से किया था। तो ये 3 आपको एप्लीकेशन याद करनी पड़ेंगी। अब हम समझेंगे कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर है क्या। तो माइकलसन इंटरफेरोमीटर में 2 मिरर होते हैं, एक मिरर को हम फिक्स कर देते हैं, एक मिरर को हम मूवेबल करते हैं, और इसमें एक हम कंपलसेटर रखते हैं। कंपलसेटर जो होता है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट एक जो है ना शीट होती है, गिलास शीट होती है, और जो हमारा बीम स्प्लिटर होता है इसको हम थोड़ा सा पॉलिश करते हैं। ये थोड़ा सा जो है ठीक पॉलिश यानी पार्शियली पॉलिश्ड होता है ताकि इसमें से कुछ लाइट गुजर सके, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होकर ऊपर वाले मिरर को मिल सके। तो जो पार्शियली पॉलिश्ड होगा उसको बीम स्प्लिटर कहेंगे। ये जो बीम आएगा इस बीम को 2 हिस्सों में ये डिवाइड कर देगी। इसी तरीके से कंपलसेटर का काम ये होता है कि कंपलसेटर इंश्योर करता है कि इस रे ने और इस रे ने एक जैसा ऑप्टिकल पाथ कवर किया है। तो मैंने क्लियर लिखा है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बीम स्प्लिटर? इट इज पार्शियली पॉलिश्ड एंड इट्स स्प्लिट द रेज। What is the function of compensator? It ensure that both rays means ray number 1 जो इस मिरर को मिला और ray number 2, both rays, it ensure that both rays have covered identical optical path। ठीक है, अब आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करें। देखें, सपोज करें शुरुआत में ये मिरर यहाँ से 2 मीटर की दूरी पे है और ये मिरर भी यहाँ से 2 मीटर की दूरी पे है। तो जब ये रे आएगा तो ये स्प्लिट हो जाएगा, एक रे यहाँ जाएगा, एक तो ये रे यहाँ जाके फिर वापस आएगा और ये यहाँ से जाके फिर वापस। तो इसने 2 मीटर जाने के लिए किया, 2 मीटर वापस आने के लिए किया। तो जब ये यहाँ पे आएगा तो इसने 4 मीटर डिस्टेंस कवर किया है, और जब ये वाला रे भी वापस यहाँ पे आएगा तो इसने भी 4 मीटर किया है, यानी दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस 0 है। जब दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस 0 होगा तो जब हम टेलीस्कोप से यहाँ देखेंगे तो हमें ब्राइट फ्रिंज नज़र आएगी, क्योंकि अगर पाथ डिफरेंस 2 रेस के बीच में 0 होता है तो हमें ब्राइट फ्रिंज मिलती है। ठीक है, पर अब हमने क्या किया है, सपोज करें इस मिरर को हमने 1 मीटर मूव कर दिया, तो अब ये कितना करेगा, ये 3 मीटर की दूरी पे हो गया, तो 3 मीटर ये जाने के लिए करेगा और 3 मीटर ये वापस आने के लिए करेगा। पर ये तो 4 मीटर जाने के लिए 4 मीटर, यानी ये 4 ही करेगा और ये 6 करेगा। इसका मतलब है अब इन दोनों रेस के बीच में पाथ डिफरेंस 2 मीटर का क्रिएट हो गया है। तो जब हम इस मिरर को हमने 1 मीटर मूव करवाया, आपने देखा इनके बीच में पाथ डिफरेंस 2 मीटर का क्रिएट हो गया। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जितना भी मैं इस मिरर को मूव करवाऊंगा उसके डबल पाथ डिफरेंस क्रिएट होगा। तो मैंने पॉइंट लिखी है, इफ मूवेबल मिरर इज मूव्ड बाय अ डिस्टेंस डेल्टा x, इट विल कवर अ पाथ डिफरेंस ऑफ 2 डेल्टा x। यानी अगर मिरर को मैं 2 मीटर मूव करवाऊंगा तो पाथ डिफरेंस 4 मीटर होगा, अगर मिरर को मैं 5 मीटर मूव करवाऊंगा तो पाथ डिफरेंस 10 मीटर होगा। अब एक बात समझें, आपने पहले टेलीस्कोप से देखा था, आपको ब्राइट फ्रिंज मिल रही थी, और अब आपको एक ब्राइट फ्रिंज से दूसरे ब्राइट फ्रिंज पे जाना है। एक ब्राइट फ्रिंज से दूसरे ब्राइट फ्रिंज पे जाने के लिए आपको पाथ डिफरेंस क्रिएट करना होगा लेमडा, और पाथ डिफरेंस लेमडा क्रिएट करने के लिए आप इस मिरर को मूव करवाएंगे हाफ ऑफ लेमडा, क्योंकि आप जितना भी इस मिरर को मूव करवाएंगे उसके डबल पाथ डिफरेंस क्रिएट होगा। आपको पाथ डिफरेंस चाहिए लेमडा, तो आप मिरर को मूव करवाएंगे लेमडा बाय 2। इसका मतलब है अगर आप हर मर्तबा इस मिरर को लेमडा बाय 2 मूव करवाएंगे तो आप देखेंगे एक ब्राइट फ्रिंज से दूसरी ब्राइट फ्रिंज होगी। सपोज करें आपने इस मिरर को मूव करवाया और आपने देखा एम ब्राइट फ्रिंजेस क्रॉस हो गई।
या सपोज करें दो ब्राइट फ्रिंजेस क्रॉस हो गई, तो अगर मैं आपसे पूछूं आपने मिरर को कितना मूव करवाया, तो आप कहेंगे एक ब्राइट फ्रिंज तब गुजरेगी जब हम मिरर को मूव करवाएंगे λ/2, दूसरी ब्राइट फ्रिंज तब गुजरेगी जब हम और λ/2 मूव करवाएं। तो इसलिए जनरल फार्मूला हो गया Δx = m λ/2। ये m है नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस विच आर क्रॉसिंग व्हेन वी मूव द मिरर, और λ/2 लैम्डा इज द वेवलेंथ। तो मैंने यहाँ क्लियर कट लिखा है फॉर मूविंग मिरर ईच टाइम बाय λ/2 द पाथ डिफरेंस विल बी लैम्डा एंड अ ब्राइट फ्रिंज विल बी क्रॉस्ड। अगर हम इस मिरर को λ/2 मूव करवाएंगे हर मर्तबा, तो हम देखेंगे हर मर्तबा यहाँ से एक ब्राइट फ्रिंज क्रॉस होगी, क्योंकि एक ब्राइट फ्रिंज से दूसरे ब्राइट फ्रिंज में जाने के लिए पाथ डिफरेंस लैम्डा चाहिए, और पाथ डिफरेंस जो मिरर क्रिएट करता है वो जितना मिरर को हम मूव करवाते हैं उसके डबल क्रिएट होता है। तो आप ये सारी बातें नोट कर दें, तो फिर हम इन पे कुछ MCQs करते हैं। अच्छा, तो अब हम ये कुछ MCQs करते हैं। एक MCQ से द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर इज 10 सेंटीमीटर इफ इट्स गोज इन अ मीडियम हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 4, फाइंड द वेवलेंथ। तो ये फार्मूला भी नोट कर लें। n बराबर होता है वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। तो एनी मीडियम में होगी डिवाइडेड बाय n, तो 10 डिवाइडेड बाय 2 यानी 2.5। इसका मतलब है लाइट जब किसी और मीडियम में जाती है ना एयर से, तो उसकी स्पीड भी कम होती है, वेवलेंथ भी कम होती है। व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वाटर टू एयर, तो वाटर डेंसर है, एयर रेयर है, तो जब वाटर से एयर में जाएगी तो बेंड अवे होगी, बी ऑप्शन होगा। द माइलेज इज ड्यू टू, माइलेज किसकी वजह से होता है? इंटरनल total internal reflection. The light undergoes a phenomena, a phase reversal of dash when it is reflected from denser। तो आपको पता है 180 डिग्री। उसके बाद क्वेश्चन है the oil floating on surface of water is colorful, this shows, ये interference of light को शो करवाता है। In Newton's ring at the point of contact dark ring is formed due to, dark ring इसलिए बनती है क्योंकि वहाँ पे पाथ डिफरेंस 0 होता है। न्यूटन रिंग्स शोज, न्यूटन रिंग्स क्या शो करती हैं? लाइट की इंटरफेरेंस को। माइकलसन इंटरफेरोमीटर इज यूज्ड टू डिटरमिन वेवलेंथ ऑफ लाइट सोर्स। उसके बाद ये क्वेश्चन है इन माइकलसन इंटरफेरोमीटर इफ मूवेबल मिरर इज मूव्ड बाय डिस्टेंस Δx देन पाथ डिफरेंस। तो मैंने बताया था जितना हम मिरर को मूव करवाएंगे उसके डबल, तो ट्वाइस ऑफ Δx। उसके बाद क्वेश्चन है इन माइकलसन इंटरफेरोमीटर इफ 50 रिंग्स आर ऑब्जर्व्ड टू क्रॉस व्हेन मिरर इज मूव्ड बाय 10 माइक्रोमीटर, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ सोर्स। तो फार्मूला था Δx = m λ/d, m λ/2। ये 50 मिरर को कितना मूव करवाया है? 10 माइक्रो, और फ्रिंजेस कितनी है? 50, और लैम्डा मीन्स वेवलेंथ हमें फाइंड करनी है, ये 2 है, ये 1 होगा, 25 होगा। 100 को डिवाइड करेंगे 25 से, 10 को डिवाइड करेंगे 25 से, तो रिजल्ट आएगा 0.4 इंटू 10⁻⁶। तो अगर हम इसको एंगस्ट्रॉम में लिखेंगे तो 4000 हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इन माइकलसन इंटरफेरोमीटर हाउ मच अमाउंट ऑफ मिरर बी मूव्ड सो डेट 20 फ्रिंजेस में क्रॉस। तो कितनी फ्रिंजेस क्रॉस करनी है? 20 λ/2, तो 1, तो इसको मूव करवाना पड़ेगा 10 λ। तो इस तरीके से आप इनको नोट कर लें, तो फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? द बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर ऑफ एन ऑब्स्टिकल और अ स्मॉल ओपनिंग इनटू रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शेडो इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। अब देखें, सपोज करें ये एक
छोटी सी ओपनिंग है और ये हमारी स्क्रीन है। तो जब लाइट यहाँ से पास होगी तो हम देखेंगे सिर्फ ये वाला हिस्सा हमें रोशन नज़र आना चाहिए, पर हकीकत में ये होता है लाइट यहाँ से बेंड होके इस पूरे हिस्से को रोशन कर देती है, इल्यूमिनेट कर देती है। तो हम कहते हैं कि यहाँ पे हमें लाइट मिल गई है, हालांकि हमें यहाँ पे लाइट नहीं मिलनी चाहिए थी। तो इसका मतलब है कुछ लाइट यहाँ से बेंड होकर जियोमेट्रिकल शेडो के रीजन में आई है और इस फेनोमेना को हम कहते हैं डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन है द बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर ऑफ एन ऑब्स्टिकल और स्मॉल ओपनिंग इनटू द रीजन ऑफ जियोमेट्रिकल शेडो। अब एक बात याद रखें, जो डिफ्रैक्शन इफेक्ट होता है ना, वो डिपेंड करता है साइज ऑफ ऑब्स्टिकल पे और लाइट की वेवलेंथ पे। देखें, अगर ये ओपनिंग अगर मैं बड़ी कर दूंगा, जब ये ओपनिंग मैं बड़ी कर दूंगा तो डिफ्रैक्शन नहीं होगी। इसका मतलब है मैं स्लिट को जितना नैरो करता जाऊंगा उतनी डिफ्रैक्शन ज़्यादा होती जाएगी। तो मैंने लिखा है इफ़ ओपनिंग इज़ नैरो, यानी जब हम स्लिट को नैरो करेंगे ग्रेटर विल बी डिफ्रैक्शन इफेक्ट। और दूसरा है वेवलेंथ। अगर ये वेवलेंथ बहुत छोटी होगी, सपोज करें ये इतनी ओपनिंग थी पर वेवलेंथ बहुत छोटी थी, तो जब वेवलेंथ छोटी होगी तो भी डिफ्रैक्शन नहीं होगी। अगर आप डिफ्रैक्शन को देखना चाहते हो, अगर आप डिफ्रैक्शन इफेक्ट ऑब्जर्व करना चाहते हो, तो लाइट की वेवलेंथ कंपेरिजन में होनी चाहिए उसके क्या कहते हैं नैरो की साइज, यानी ओपनिंग की जो है यानी साइज़ जो है उसके कंपेरिजन में होना चाहिए। तो ये सारी बातें क्लियर होनी चाहिए। जितना हम स्लिट को नैरो करेंगे उतना डिफ्रैक्शन इफेक्ट बढ़ता जाएगा। अब डिफ्रैक्शन के टाइप्स कौन से हैं? देयर आर टू टाइप्स। वन इज कॉल्ड फ्रिंसनेल डिफ्रैक्शन। जब मैं टेस्ट दे रहा था तो ये क्वेश्चन आया था। फ्रिंसनेल डिफ्रैक्शन क्या है? व्हेन स्लिट इज प्लेस्ड एट अ फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम स्क्रीन एंड सोर्स। देखें, अगर स्क्रीन ये है, ये स्लिट है और ये सोर्स है। अगर सोर्स और स्लिट फाइनाइट डिस्टेंस में होंगे, स्लिट और स्क्रीन भी फाइनाइट डिस्टेंस में होंगे, तो इस डिफ्रैक्शन को हम कहेंगे फ्रिंसनेल डिफ्रैक्शन। और इस फ्रिंसनेल डिफ्रैक्शन में जो रेज होंगे, जो रेज स्क्रीन से स्लिट से स्क्रीन के तरफ आएंगे वो मतलब रेडियल होंगे और वेव फ्रंट्स जो होंगे वो स्फेरिकल होंगे, जैसे हम पहले भी डिस्कस करके आए हैं। फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन, व्हेन स्लिट इज प्लेस एट द लार्जर डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स एंड स्क्रीन। अगर हम इस स्लिट को, अगर हम स्क्रीन को स्लिट से बहुत बड़े डिस्टेंस पे रखेंगे तो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स प्लेन वेव फ्रंट्स में रिड्यूस होते जाएंगे। तो मैंने लिखा है व्हेन स्लिट इज प्लेस एट अ लार्जर डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स एंड स्क्रीन एंड सोर्स, तो इस डिफ्रैक्शन को कहेंगे फ्राउनहोफर। हुफर से आप याद रख सकते हैं, इसमें रेज आर पैरेलल होंगे, वेव फ्रंट्स जो हैं वो प्लेन होंगे। दूसरी बात ये याद रखनी है कि अगर हम इसी एक्सपेरिमेंट को लेबॉरेटरी में करना चाहते हैं, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन लेबॉरेटरी में कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें दो कन्वेक्स लेंस चाहिए। एक लेंस हम सोर्स के नज़दीक रखेंगे और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा ये प्रिंसिपल फोकस होगा, यानी सोर्स रखेंगे प्रिंसिपल फोकस में तो ये रेज रेडियल आएंगे और जो लेंस से रेज जाएंगे वो पैरेलल होंगे। अब स्लिट पे जो रेज आ रहे हैं वो पैरेलल हैं और ये पैरेलल रेज स्क्रीन पे जाके स्क्रीन पे आएंगे। तो अगर स्क्रीन पे जो रेज आ रहे हैं वो पैरेलल हैं, वेव फ्रंट्स प्लेन है, तो ये किस किस्म की डिफ्रैक्शन है? तो ये फ्राउनहोफर जो है वो डिफ्रैक्शन है। और फ्राउनहोफर में आप देखेंगे ये जो आपके यानी वेव फ्रंट्स बनेंगे वो प्लेन, पर इनको कलेक्ट करने के लिए स्क्रीन पे किसी पॉइंट पे शो करने के लिए हमने एक दूसरा कन्वेक्स लेंस यूज़ किया है। तो दो कन्वेक्स लेंस यूज़ करके हम लेबॉरेटरी में फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट की। देखें, अगर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से हम एक स्लिट को अगर ओपेक कर दें तो फिर ये एक्सपेरिमेंट कहलाएगा सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम डिफ्रैक्शन इफेक्ट को देखते हैं। सिंगल स्लिट में
आप जब देखेंगे सिंगल स्लिट में, तो सिंगल स्लिट में ये स्क्रीन पड़ी हुई है। अब देखें डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता है वो इंटरफेरेंस को शो करता है, और जो सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता है वो डिफ्रैक्शन को शो करता है। सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। सिंगल स्लिट में क्योंकि जो दो रेज आएंगे या यहाँ से जितने भी रेज आएंगे वो एक ही वेव फ्रंट से आएंगे, तो डिफ्रैक्शन में जितने भी रेज आते हैं वो सेम वेव फ्रंट से आते हैं, जबकि इंटरफेरेंस में ऐसे नहीं होता। इंटरफेरेंस में एक रे यहाँ इस वेव फ्रंट से आता है और दूसरा रे इस वेव फ्रंट से आता है। सो टू रेज आर फ्रॉम डिफरेंट वेव फ्रंट्स। और दूसरी बात यह है कि जब आप डिफ्रैक्शन देखेंगे तो डिफ्रैक्शन में हर एक ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी एक जैसी नहीं होगी। सेंटर पे आपको सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी मिलेगी और आहिस्ता आहिस्ता इंटेंसिटी कम होती जाएगी। तो मैंने लिखा है ऑल ब्राइट फ्रिंजेस। अच्छा, डिफ्रैक्शन में देखें, अच्छा तो ये ऑल ब्राइट फ्रिंजेस हैव different intensity and all bright fringes have सेम इंटेंसिटी। इंटरफेरेंस में सारे ब्राइट फ्रिंजेस की इंटेंसिटी सेम होगी, डिफ्रैक्शन में सारे ब्राइट फ्रिंजेस की इंटेंसिटी डिफरेंट होगी। और डिफ्रैक्शन सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट को कहते हैं, इंटरफेरेंस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को कहते हैं। अब याद रखिएगा सिंगल स्लिट में मैक्सिमा की कंडीशन क्या है, तो मैक्सिमा की कंडीशन है 0, यानी पाथ डिफरेंस मस्ट बी 0, R3/2 लैम्डा, R5/2 लैम्डा, R7/2 लैम्डा। इसी तरह से सिंगल स्लिट में जो है मिनिमा की कंडीशन क्या है, मिनिमा की कंडीशन है A sin थीटा = m लैम्डा। और यहाँ पे m का वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर m का वैल्यू 0 होगा तो वो हमारे लिए मैक्सिमा की कंडीशन हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको ये पॉइंट्स नोट करनी है। और अब हम सेकेंड लास्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, डिफ्रैक्शन ग्रेडिंग। व्हाट इज डिफ्रैक्शन ग्रेडिंग? तो हम कहते हैं डिफ्रैक्शन ग्रेडिंग अब क्या है, तो बेसिकली हम बहुत सारी स्लिट्स को अरेंज करना चाहते हैं, तो बहुत सारी स्लिट्स हम अरेंज नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करते हैं, एक ट्रांसपेरेंट गिलास शीट लेते हैं और इस पे हम ओपेक लाइंस, इक्वली स्पेस क्लोज ओपेक लाइंस मार्क करते हैं। अब क्या होगा, ये वाला जो पोर्शन है ये ट्रांसपेरेंट होगा तो इसमें से लाइट गुजर सकेगी। इसका मतलब है ये हमारी स्लिट बन गई, ये हमारी स्लिट बन गई, ये स्लिट बन गई, ये स्लिट बन गई। तो हमने वेरियस स्लिट्स जो हैं वो अरेंजमेंट कर ली हैं। सो इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट on which various opaque equally spaced parallel lines are ruled to arrange various number of narrow slits। ठीक है, अब इसमें एक टर्म होती है जिसको कहते हैं ग्रेडिंग एलिमेंट। तो देखें ये हमारा डिफ्रैक्शन ग्रेडिंग है और यहाँ पे हमने लाइट इंसिडेंट करवाई है। जब हम लाइट इंसिडेंट करवाएंगे, अब इनको गैदर करने के लिए हम क्या करेंगे, एक कॉन्वेक्स लेंस से इसको पास करेंगे। कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, इन सारे रेज को गैदर करके इस पॉइंट पे, अब इस पॉइंट पे हमें ब्राइट फ्रिंज भी मिलेगी, डार्क भी मिलेगी। तो कंडीशन फॉर मैक्सिमा क्या होगी, तो इसमें कंडीशन फॉर मैक्सिमा डबल स्लिट वाली होगी, D sin थीटा = m लैम्डा। अगर यहाँ पे m का वैल्यू 0 भी हो सकता है, ±1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4, इस तरीके से। तो याद रखिएगा यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टर्म होती है जिसको कहते हैं ग्रेडिंग एलिमेंट, जिसको हम D से शो करते हैं। ग्रेडिंग एलिमेंट क्या है, तो हम कहते हैं इट इज़ दी सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव स्लिट्स इन डिफ्रैक्शन ग्रेडिंग। ये डिफ्रैक्शन ग्रेडिंग क्या है बेसिकली, तो डिफ्रैक्शन ग्रेडिंग मैंने बताया वेरियस स्लिट्स का अरेंजमेंट है। तो अब हम कहना चाहते हैं कि भाई ये स्लिट नंबर 1 है और ये स्लिट नंबर 2 है, इनके सेंटर्स के बीच में कितना फासला है, इसको कहते हैं डिफ्रैक्शन ग्रेडिंग। या डिफ्रैक्शन ग्रेडिंग हम कैसे निकालेंगे, तो हमें जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे तो हमें डिफ्रैक्शन ग्रेडिंग दिया जाएगा, उसकी लेंथ दी जाएगी और हम वहाँ से डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट कैसे निकालेंगे, जितनी भी लेंथ दी जाएगी उसको हम नंबर ऑफ लाइन से डिवाइड कर देंगे। सपोज करें अगर मैं कहता हूँ इसकी लेंथ 1 मीटर है और इस पे मैंने 1000 लाइन्स रूल की हैं, तो आप डिफ्रैक्शन ग्रेडिंग कैसे निकालेंगे, 1 / 1000।
यानी ये हो जाएगा 10⁻³ मीटर्स। तो डिफ्रैक्शन ग्रेडिंग एलिमेंट निकालने का तरीका है लेंथ ऑफ ग्रेडिंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लाइंस रूल्ड, या हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं D = A+B। A क्या है? A जो है विड्थ है, ये इस पूरी स्लिट की विड्थ है और ये इस ओपेक लाइन की विड्थ है। तो हम डिफ्रैक्शन ग्रेडिंग ऐसे भी निकाल सकते हैं, विड्थ ऑफ स्लिट और इसमें प्लस करेंगे ओपेक स्पेसिंग बिटवीन टू कंसेक्यूटिव स्लिट्स। ये देखें, ये मैंने ऐसे ओपेक लाइन रूल की है, ये पूरी, ठीक है। और इस तरीके से ये मैं इसको मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूँ। तो ये जो है, ये अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, ये विड्थ ऑफ स्लिट है A और ये विड्थ ऑफ ओपेक लाइन है B। तो अगर हमें ग्रेडिंग एलिमेंट चाहिए D तो कैसे मिलेगा? A+B, यानी हम इन दोनों को सम कर देंगे। तो ये एक्चुअली है डिफ्रैक्शन ग्रेडिंग। तो डिफ्रैक्शन ग्रेडिंग भी आपको याद होना चाहिए, इसमें मैक्सिमा की कंडीशन भी याद होना चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात इसमें है वो ग्रेडिंग एलिमेंट है। ग्रेडिंग एलिमेंट निकालेंगे कैसे? उसके लिए हमें डिफ्रैक्शन ग्रेडिंग की हमें लेंथ दी जाएगी और बताया जाएगा कि हमने इस पे कितने लाइंस रूल की हैं, तो फिर हम वहाँ से निकाल सकते हैं। आप इसको नोट करें। अच्छा, आप ये टॉपिक है हमारा डिफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज थ्रू क्रिस्टल। देखें, एक्स रेज की जो वेवलेंथ होती है वो बहुत कम होती है। एक्स रेज की वेवलेंथ 10⁻⁻10 मीटर तक होती है। तो अगर वेवलेंथ कम होती है तो इसका मतलब है डिफ्रैक्शन को ऑब्ज़र्व करने के लिए हमें जो स्लिट्स चाहिए वो भी बहुत नैरो होनी चाहिए। इसी तरीके से अगर हम क्रिस्टल देखेंगे तो ये जो क्रिस्टल होता है इसमें एटम्स होते हैं और ये एटम्स लेयर्स के शेप, ये एक लेयर बन गया, ये दूसरा लेयर बन गया, इस तरीके से ये तीसरा लेयर बन गया। तो इन लेयर्स के बीच में जो फासला होता है हम कहते हैं वो भी 2 से लेकर 4 एंगस्ट्रॉम तक होता है। यानी अगर हम इनके प्लेन्स के बीच में स्पेस देखें तो वो इन द कंपेरिजन ऑफ वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज है। तो इसका मतलब है हम एक्स रेज की अगर डिफ्रैक्शन देखना चाहते हैं तो हम क्रिस्टल की मदद से करेंगे। तो मैंने लिखा है द डिफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज कैन बी ऑब्जर्व्ड by using crystal because the wavelength of X-rays is order of the space between atomic plane of crystals। तो अब यहाँ से एक रे होगा जो इस तरीके से ऊपर चला जाएगा, दूसरा रे यहाँ से ऊपर चला जाएगा। जब ये दो रेज आपस में इंटरफेयर करेंगे तो हमें कंस्ट्रक्टिव फ्रिंज भी मिल सकती है, डिस्ट्रक्टिव भी, यानी मैक्सिमा भी मिल सकती है, मिनिमा भी मिल सकती है। तो इसीलिए हमारे पास एक कंडीशन फॉर मैक्सिमा 2D, वेयर D इज द डिस्टेंस बिटवीन atomic planes। So 2D sin theta is equal to m lambda. This is the condition for maxima and this is also known as the Brake's law। ये पास पेपर में क्वेश्चन भी आ चुका है। अब इस एक्सपेरिमेंट के एडवांटेजेस क्या हैं? इस एक्सपेरिमेंट का सबसे बेहतरीन एडवांटेज ये है कि हम एक्स रेज की वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं। सो बाय यूजिंग दिस एक्सपेरिमेंट द वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज कैन बी डिटरमिन, और एक्स रेज की वेवलेंथ हम डिटरमिन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। दूसरा, बाय यूजिंग दिस एक्सपेरिमेंट वी कैन, हम किसी क्रिस्टल का स्ट्रक्चर भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्रिस्टल का स्ट्रक्चर जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो उसको क्रिस्टलोग्राफी कहते हैं। तो क्रिस्टलोग्राफी जो परफॉर्म की जाती है वो एक्स रेज डिफ्रैक्शन से की जाती है। अब हमारा टॉपिक है पोलराइजेशन ऑफ लाइट। अभी तक हमें पता चल चुका है कि लाइट वेव है, पर अभी तक ये पता नहीं चला कि लाइट ट्रांसफर वेव है या लॉन्गिट्यूडनल वेव है। इसके लिए हम क्या करेंगे, लाइट का एक टेस्ट करेंगे और उस टेस्ट को कहते हैं पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस इन विच वी कन्फाइन द ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन वन डायरेक्शन इन अ प्लेन। देखें, जब किसी सोर्स में से लाइट निकलती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में ऑसिलेशन करती है,
पर हम क्या करना चाहते हैं, हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड के जो ऑसिलेशंस हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करना चाहते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, इस लाइट को एक टूरमैलाइन क्रिस्टल से पास कर रहे हैं। टूरमैलाइन क्रिस्टल क्या करेगा, और सारी इलेक्ट्रिक फील्ड को ब्लॉक कर देगा, सिर्फ उनको अलो करेगा जो इसकी एक्सिस के साथ पैरेलल होंगे। यानी ये सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड ब्लॉक हो जाएंगे, सिर्फ ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड अलो हो जाएगी। तो इस लाइट को कहेंगे अनपोलराइज्ड लाइट। ये अनपोलराइज्ड लाइट है। अनपोलराइज्ड लाइट क्या होती है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑसिलेशन हर डायरेक्शन में हो, और इसको कहते हैं पोलराइज्ड लाइट। पोलराइज्ड लाइट सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑसिलेशन होगी। तो ये जो मेथड हमने डिस्कस किया है इसको कहते हैं पोलराइजेशन बाय सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन, और इसमें हम टूरमैलाइन क्रिस्टल यूज करते हैं, ठीक है। और इस मेथड को कहते हैं पोलराइजेशन बाय सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अच्छा, अब पोलराइजेशन हमें क्या बता रही है, पोलराइजेशन हमें ये बताती है कि लाइट के वेव जो है वो ट्रांसफ़र है। याद रखिएगा, जितने भी ट्रांसफ़र वेव्स हैं वो पोलराइज हो सकती हैं। जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होगी वो पोलराइज नहीं होगी। जैसे हम कहते हैं साउंड पोलराइज नहीं हो सकता क्योंकि वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है। पोलराइजेशन ऑफ लाइट शोज दैट लाइट इज अ ट्रांसफर वेव। कभी कभी क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज दैट लाइट इज अ ट्रांसफर वेव। तो पोलराइजेशन। साउंड के नॉट बी पोलराइज, साउंड को पोलराइज नहीं कर सकते बिकॉज इट इज़ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होगी उसको कभी भी पोलराइज नहीं कर सकते। ऑन पोलराइजेशन इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिक्रीजेस, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने देखा हमारे पास इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड थी पर पोलराइजेशन करने से इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर कुछ सप्रेस हो गए हैं, इसलिए हम कहेंगे कि इंटेंसिटी कम हो जाएगी। मेथड्स ऑफ पोलराइजेशन। पोलराइजेशन कौन कौन से मेथड से की जाती है, एक तो मैंने बताया पोलराइजेशन बाय सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन जिसमें हम टूरमैलाइन क्रिस्टल यूज करते हैं। पोलराइजेशन बाय डबल रिफ्रैक्शन, ये भी एक मेथड है। पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, लाइट जब रिफ्लेक्ट होती है ना, तो जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो वो थोड़ी सी पोलराइज हो जाती है। इस तरीके से पोलराइजेशन बाय स्क्रैटनिंग। याद रखिएगा जो हमारे स्काई का कलर ब्लू है वो सिर्फ और सिर्फ स्क्रैटनिंग ऑफ लाइट की वजह से है। यूजेस इसके क्या हैं, इट इज़ यूज टू कट द ग्लेयर। आपको पता है कि जब हम रात में गाड़ी चलाते हैं तो सामने वाली जब गाड़ी आती है तो ड्राइवर एक किस्म का ग्लेयर फील करता है। इस ग्लेयर को कट करने के लिए हम पोलराइज शीट यूज़ करते हैं लाइट्स में। इट इज़ यूज्ड इन सनग्लासेस, सनग्लासेस में यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड टू चेक द ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ सब्सटेंस। देखें कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं। सपोज करो ये शुगर की कोई सॉल्यूशन है, शुगर जो है वो ऑप्टिकल एक्टिव है। तो जब हम यहाँ से पोलराइज लाइट इस शुगर ट्यूब में से पास करेंगे, अगर इस ट्यूब के अंदर शुगर होगी तो इसका जो यानी प्लेन ऑफ पोलराइजेशन होगा वो थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा। अगर इसका प्लेन ऑफ पोलराइजेशन थोड़ा सा टिल्ट हो गया तो इसका मतलब है इस सॉल्यूशन के अंदर शुगर है, यानी हम एक्टिविटी ऐसे चेक करते हैं। इट इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस स्काई इफेक्ट इन फोटोग्राफी। फोटोग्राफी में जो कैमरा के ऊपर एक शेड लगा होता है वो बेसिकली पोलराइज शीट होती है जो इसका इफेक्ट क्रिएट करती है। इस तरीके से हमारा चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट हुआ। मैंने अपनी पूरी एफर्ट्स की हैं कि लिमिटेड टाइम में आपको अच्छा कॉन्सेप्ट दे सकूं। अब कुछ एमसीक्यूज करते हैं, तो एमसीक्यूज पे फोकस करें। MCQs नंबर 1 है, इन डिफ्रैक्शन ग्रेडिंग 100 लाइन्स आर रूल्ड पर mm, फाइंड द ग्रेडिंग एलिमेंट। तो ग्रेडिंग एलिमेंट मैंने बताया था लेंथ, तो लेंथ क्या हुई है पर mm मीन्स 10⁻³ और हमने लाइन्स कितनी रोल की हैं 1000 मीन्स 10⁻⁶, तो ये होगा 10⁻⁻6 मीटर्स। उसके बाद दूसरा एक न्यूमेरिकल है, इन डिफ्रैक्शन ग्रेडिंग 4th ऑर्डर maxima is observed at the 30 degree. If the wavelength of source is 5000 angstrom, find the number of lines. तो सबसे पहले हम d फाइंड करेंगे, m लैम्डा। d हमें पता नहीं है, पता लगाना है। 30 का वैल्यू 1/2 है। ऑर्डर है हमारा 4 और वेवलेंथ है 5000 एंगस्ट्रॉम है तो -10।
तो ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये 20,000 होगा, 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये 40,000 होगा, इंटू 10⁻⁻6, 1 2 3 4, तो ये d होगा 4 इंटू 10⁻⁻6। अब आप d से n कैसे फाइंड करेंगे, तो d बराबर होती है 1/n, तो n बराबर होगी 1/d, तो 4 इंटू 10⁻⁻6, 1 को डिवाइड करेंगे 4 से तो रिजल्ट आएगा 0.25 इंटू 10⁻+6, तो इसका मतलब है 2500 लाइन्स हमने रूल की हैं पर मीटर। तो इसका ऑप्शन है 50,000, 2500, 1250, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, बी। उसके बाद क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पोलराइज, कौन सी चीज़ हम पोलराइज नहीं कर सकते। लाइट वेव, लाइट को पोलराइज कर सकते हैं क्योंकि ट्रांसफर वेव है। स्ट्रिंग वेव भी पोलराइज हो सकती है क्योंकि ये भी ट्रांसफर है। साउंड, साउंड नहीं हो सकता क्योंकि ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। उसके बाद क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर मेथड ऑफ पोलराइजेशन, कौन से मेथड हैं पोलराइजेशन के, तो नंबर ए पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन बाय डबल रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन बाय स्क्रूटनिंग, ऑल ऑफ दीज, तो सारे सही हैं। उसके बाद क्वेश्चन है द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू ड्यू टू, तो स्काई का कलर ब्लू किसकी वजह से होता है, स्क्रूटनिंग ऑफ लाइट की वजह से। उसके बाद क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्रेग्स इक्वेशन, तो ब्रेग्स इक्वेशन अभी हमने पढ़ी थी 2 sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है द वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज कैन बी डिटरमिन, तो एक्स रेज की वेवलेंथ हम कैसे डिटरमिन कर सकते हैं, बाय यूजिंग दी एक्स रेज डायफ्रैक्शन। तो इस तरीके से चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा। मैंने बहुत सारे MCQs भी करवाए हैं और मैं काशिफ को कहता हूं कि ये टेस्ट अपलोड कर दे, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 10 स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।